हाँ तो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का द्वितीय सावधिक परीक्षा का जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा उसी का है। हिंदी ए सेट 1 का है। तो खंड क में है अपठित बोर्ड। तो मैं डायरेक्ट आंसर को बताता हूँ। आप लोग तो सेट निकाल ही चुके होंगे और नहीं निकाले हैं तो आप जाके निकाल के उसको बनाते जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा इस बार थोड़ा चेंज है, आसान नहीं है ज़्यादा, इसलिए आप लोग तैयारी में जुट जाइए। तो देखिए पहला प्रश्न है खंड क में क्या है, अपठित बोर्ड। पहला प्रश्न है मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड है। तो आपको वहाँ अपठित बोर्ड में पढ़ना था, है ना, तो उसको उसके आधार पर आपको प्रश्न दिया गया। तो चलिए हम सिर्फ इसमें आंसर बताएंगे सभी क्वेश्चन का। आप सेट आपको नहीं निकाले तो निकाल लीजिएगा। चलिए, मनोविज्ञान बुद्धि, अभिरुचियों एवं संवेगों और समूचे व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनाता है। दूसरा प्रश्न है बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं। इसका उत्तर होगा बाल मनोवैज्ञानिक जिज्ञासाओं का, अंतर्द्रव्य, द्वंद्वों और दुविधाओं का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। तीसरा में क्या है, इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का इसमें हमको शीर्षक लगा मनोविज्ञान का महत्व, तो मनोविज्ञान का इसमें महत्व दे दिए। खंड ख में क्या है, व्याकरण से है। चौथा में देखिए, चौथा का क में दिन खाली स्थान ढल रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। ख में वह खाली स्थान नहीं पड़ता, तो वह क्या, बिल्कुल नहीं पड़ता। अथवा में है अव्यय की परिभाषा, तो अव्यय की परिभाषा देना है। अव्यय वे शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पांचवा प्रश्न है दशानन का समास विग्रह कर समास का नाम लिखें। तो दशानन का समास विग्रह होगा 10 है आनन जिसके। तो 10 है आनन मतलब जिसका 10 सिर होता है, तो क्या, रावण। इसमें रावण के सांकेतिक अर्थ को इंगित किया गया है, अतः इसमें बहुब्रीहि समास है ना। समास का नाम क्या है, बहुब्रीहि समास है। अथवा में इसमें प्रश्न था चक्रधर का समास विग्रह कर समास का नाम लिखें। तो चक्रधर का समास का नाम लिखना है ना, विग्रह भी करना है, नाम लिखना है। तो चक्र धारण करने वाला तो कौन है, श्री कृष्ण। चक्र कौन धारण करते हैं, श्री कृष्ण। ये कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। खंड ख ग में है पाठ्य पुस्तक से, ये आपका किताब से दिया गया है। छठा नंबर का प्रश्न देखिए, छाया को छूने से कवि का क्या आशय है, वह छाया को छूने से क्यों मना करता है। तो इसका उत्तर लिखना है कवि छाया छूने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि छाया से कवि का तात्पर्य बीते हुए सुखमय दिनों से है। इन सुखमय दिनों को याद करने में वर्तमान के दुख कम नहीं होते, उल्टे बढ़ और जाते हैं। ये बात सुखमय दिन तो लौटकर आते ही हैं, आते नहीं, उन्हें याद करने से क्या फ़ायदा मिलता है। अतः कवि इन यादों से दुख महसूस कर रहा है। अथवा में प्रश्न था हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखना है हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की रात अवश्य ही आती है, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख के बाद दुख का आना अवश्यंभावी होता है। अतः मनुष्य को सुख के बाद दुख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सातवां प्रश्न है कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर लिखना है माँ को इस बात की चिंता थी कि दुनियादारी से अपरिचित उसकी भोली भाली बेटी भावी जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकेगी। कन्यादान करते समय माँ यह अनुभव कर रही थी कि बेटी के चल जाने के बाद वह एकदम अकेली हो जाएगी। इसी कारण कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है। आठवां प्रश्न है लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो इसका उत्तर लिखना है लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उसमें अपने परिजनों के लिए असीम ममता और अपनत्व था। अथवा में प्रश्न है लेखिका मुन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। इसमें उत्तर लिखना है लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके माता पिता का प्रभाव पड़ा। माँ ने उन्होंने सहनशीलता सीखी और अपने पिता से जिद सीखी।
अपने पिता से ही उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहन मिला था कि रसोई की चारदीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया के बारे में पता किया जाए। 9 नंबर का प्रश्न है, सुशिर वाइद्य से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाइद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? तो इसका उत्तर लिखना है, सुशिर वाद्यों से यह अभिप्राय है कि फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को सुशिर वाद्य कहते हैं, है ना। तो फूंक के बजाने वाले को सुशिर वाद्य कहा जाता है। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है, इसीलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुशिर वाद्य नहीं टिकता और शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई होगी। 10 नंबर का प्रश्न है, जार्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? इसका उत्तर लिखना है, मूर्तिकार ने फाइलें ढूंढवाई जिससे यह पता चल सके कि इस प्रकार का पत्थर कहाँ पाया जाता है। अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की जिंदा नाक लगाने का प्रयास किया और यह प्रयास सफल रहा। अंत में जिंदा नाक लगा दी गई। 11 नंबर का प्रश्न है, खंड ग में है, रचना। अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए निगम अधिकारी को पत्र लिखिए, है ना। तो उत्तर में इसमें परीक्षा भवन में आपको लिखना है ना। तो परीक्षा भवन लिखिएगा, स्थान अपना जगह का नाम लिखिएगा, जौन सा स्थान में लिख रहे हैं, दिनांक लिख दीजिएगा, डेट, है ना, जिस तारीख को लिखिएगा। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी बोकारो नगर पालिका, तो बोकारो को लिख रहे हैं तो बोकारो, आप जिस जिला से हैं उसका नाम लिखिएगा, जिस नगर पालिका। विषय, पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम के अधिकारी को पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं, उसके बाद नाम लिखिएगा, बोकारो का एक आम नागरिक हूँ, है ना, जिस जिले का है, इस क्षेत्र में वर्षों से रह रहा हूँ। इस क्षेत्र का पुराना निवासी होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्याप्त जमीन की उपलब्धता होने के बावजूद भी यहाँ बच्चों के खेलने कूदने के लिए तथा बुजुर्गों को घूमने फिरने एवं स्वच्छ और खुली हवा में सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि पार्क बनाएं तथा उसे साफ सफाई पर भी ध्यान दें ताकि सभी लोग स्वस्थ और मानसिक और शारीरिक विकास कर पाएं। धन्यवाद। उसके बाद आपका विश्वासी लिखिएगा, नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, पिन कोड लिख देना है। उसके बाद अथवा में भी और एक प्रश्न है इसी का, छात्रावास में रहने वाली अपनी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए, है ना। तो उत्तर में कॉलेज रोड, साहिबगंज, झारखंड। दिनांक आप जिस डेट को लिखिएगा लिखना है। प्रिय नेहा शुभाशीष, आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगी। छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा और तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित रूप से चल रही होगी। प्रिय नेहा, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली लड़की हो जो तुम्हें बाहर रहकर पढ़ने का मौका तथा अपना जीवन संवारने का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु वहाँ छात्रावास में इस आज़ादी का तुम दुरुपयोग मत करना। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम समय का भरपूर सदुपयोग करना, इसीलिए ऐसी दिनचर्या बनाना जिसमें पढ़ाई को सबसे ज़्यादा महत्व देना। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझकर अपने समय का उचित प्रकार सदुपयोग करोगी तथा अपनी दिनचर्या का उचित प्रकार पालन करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगी। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा भाई प्रेम। 12 नंबर में निबंध है, तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है ना। क में क्या, कोविड से सुरक्षा। संकेत बिंदु दिया है, कोविड क्या है, सुरक्षा के उपाय, लापरवाही का नतीजा, निष्कर्ष। तो देखिए आपको संकेत बिंदु जो जो चीज़ दिया रहता है उसको भी आपको लिखना है, क्योंकि उसको उसी से आपको क्या मार्क्स सही से देगा। नहीं तो आप पूरा लिख दीजिएगा और संकेत बिंदु नहीं लिखिएगा तो आपको क्या नंबर कुछ काट सकता है। तो देखिए कोविड क्या है, तो उत्तर में लिखना है, कोविड का हिंदी नाम कोरोना वायरस है, जिसमें 2 से 14 दिनों के बाद लक्षण दिखाई देते हैं। यह लक्षण अधिकतर सौम्य होते हैं और सामान्य रूप में इनकी उपेक्षा की जाती है। कुछ लोग के संक्रमित होने के बावजूद इनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कोई लक्षण ना दिखने पर भी ये संक्रमण हो सकते हैं। उसके बाद देखिए सुरक्षा से के उपाय, तो अब सुरक्षा के उपाय में लिखना है, हेडिंग उसको लिख के लिखिएगा तो उसमें क्या कोई भी उतना अंक नहीं टीचर काटेगा।
कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी रखना जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखें। हाथों को बार बार धोना है और सफाई का पूरा ध्यान रखना है। चेहरे और आंखों पर हाथों से टच नहीं करना है। यदि आपकी चेहरे को बार बार टच करने की आदत है तो इसे तुरंत बदल डालें। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। उपयोग किए गए टिश्यू को उपयोग के तुरंत बाद बंद डिब्बे में फेंकें। मतलब मास्क लगाते हैं आप, यदि डॉक्टरी वाला है ना, तो आप एक बार पहनने के बाद उसको फेंक दीजिए, है ना। उसको बार बार उपयोग नहीं करना, क्योंकि उस मास्क में भी क्या आपका गंदगी वहाँ रह जाएगा और उसमें आपको उसी से संक्रमित कर सकता है। लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करें। लॉकडाउन का भी ईमानदारी से क्या पालन करना है। उसके बाद देखिए लापरवाही का नतीजा। कोरोना काल जो व्यक्ति लापरवाही करते हैं तो वे संक्रमित भी हो चुके हैं। जो व्यक्ति लापरवाही करते हैं तो वो क्या, बहुत से लोग लापरवाही के कारण ही क्या संक्रमित हो जाते हैं। शहरवासियों द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही का नतीजा है कि अब शहर से कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। लोग कोरोना संक्रमण से बचाव की हिदायतों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण अब रोजाना 50 से ज़्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। अब निष्कर्ष में लिखना है। निष्कर्ष मतलब उसका निचोड़। मनुष्यों में कोविड-19 वायरस का फैलाव कैसे शुरू हुआ, इसकी जांच करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO द्वारा चुनी गई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम की रिपोर्ट मंगलवार को प्रकाशित हुई। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख ने इसे स्वागत योग्य कदम करार दिया, लेकिन साथ ही कहा कि अब टीकाकरण किया जाना चाहिए ताकि जो व्यक्ति वैक्सीनेशन किया हो उस पर कोरोना संक्रमित न पाया जाएगा। ख में है सरहुल। सरहुल पर लिखना है निबंध। संकेत बिंदु। पर्व का परिचय कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। निष्कर्ष। देखिए पर्व का परिचय। प्रकृति पर्व सरहुल वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। वसंत ऋतु में जब पेड़ पतझड़ में अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर टहनियों पर नई नई पत्तियां लाने लगते हैं, तब सरहुल का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि से शुरू होता है और चैत्र पूर्णिमा को समाप्त होता है। कैसे मनाया जाता है। सरहुल आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। पतझड़ के बाद जब पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं तब सरहुल त्यौहार शुरू होता है। यह पर्व महीना भर चलता है। हर साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को चांद दिखाई पड़ने के साथ ही सरहुल का आगाज हो जाता है। क्यों मनाया जाता है। तो प्रकृति पर्व सरहुल वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। वसंत ऋतु में जब पेड़ पतझड़ में अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर टहनियों पर नई नई पत्तियां लाने लगती है, तब सरहुल का पर्व मनाया जाता है। निष्कर्ष में सभी प्राकृतिक वनस्पति जात के रक्षा के साथ साथ साल वृक्षों की देखरेख करना है, क्योंकि प्रकृति से ही हमें शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अतः हमें सदैव पेड़ पौधे का रक्षा करना चाहिए तथा झारखंड में त्योहारों को प्रचलित भी हो। उसके बाद 13 नंबर में क्या है। स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन लिखिए, है ना। तो सबसे पहले विज्ञापन बनाने के लिए आपको मुख्य बातें याद रखना है। सबसे पहले आपको बॉर्डर दे देना है एक, है ना, जो आयताकार होना चाहिए। जैसा पेज आपका वहाँ रहेगा, है ना, देखेंगे कि मेरा कितना जगह में आपका अट जाता है ना। तो आप बॉर्डर एक दे दीजिएगा आयत के आकार का या फिर वर्ग का आकार का। उसके बाद उसका चित्र भी बनाना भूलना नहीं है, क्योंकि चित्र क्या, विज्ञापन कोई भी प्रचार होता है टीवी में तो आपको उसका चित्र दिखाया जाता है ना। तो उसी प्रकार बनाना। देखिए स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री का, तो स्वास्थ्यवर्धक है तो यहाँ एक चित्र बना दिए हैं जिसका रहेगा। तो देखिए स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ, इसका गुण क्या है। ताजा का फलों का रस, रसायन रहित, स्वास्थ्य के लिए हितकारी। और देखिए इसका क्या, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य सबल एवं शतायु होने के लिए। पता क्या है, दिल्ली हवाई अड्डा, फ़ोन नंबर दिया हुआ है ना। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, चित्र बनाना है, उसके गुण लिख देना है, कितना रुपया में मिलता है वो भी लिख सकते हैं। 100 रुपया में तो 100 रुपया लिख देना है
है ना। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।